भानगढ़ की महारानी रत्नावती के रूप में देखा था कि उसने सलोनी के गहने, कपड़े और पैसे छीनना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कुछ खाने की कोशिश करती, उसको उल्टी होने लगती। थोड़ी देर के लिए भी सो जाती तो वो भयानक सपने देखने लगती। मेरे जैसा सुंदर इस पूरे महल में तो क्या, पूरे राज्य में कोई नहीं है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सलोनी की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। कोई उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा था। मैंने अपने गुरु की हत्या कर दी है। आप समझ ही गए होंगे, सिंधिया था कि ये किला, ये राज्य खंडर हो जाएगा। मैंने अपनी उसी दासी को अपना गुरु भी बना लिया था। जिस तरह से मैं तड़पता था, भूखा प्यासा मरा था, इसे भी मैं ऐसे ही तड़पा के मारूंगा। मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, आप सोचिए कि ये जो दूसरी एंटिटी होगी वो कौन था। ये जो किस्सा है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का तो है ही। किसी क्लाइंट का किस्सा है जहां पे उसे सारे जवाब मिले। लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। बताती हूँ मैं आपको। तो कुछ समय पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भानगढ़ का एक रहस्यमय किस्सा शेयर किया था। और उस वीडियो में मैंने शिवदास जी के जो भानगढ़ में उनको अलौकिक अनुभव हुए थे वो आपके साथ में शेयर किए थे। और साथ ही में मैंने उस डरावने इतिहास को भी बताया था जो सदियों से लोगों की जुबान पर है। पर सच्ची बोलूं तो उस समय मुझे खुद को ये लगा था कि बस ये कोई शायद लोक कथा होगी, क्योंकि आमतौर पर जो हॉन्टेड जगह होती है उनके साथ में अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई होती है। और सच और झूठ का फर्क जो होता है ऐसी स्टोरीज में थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। लेकिन मेरा ये वीडियो देखने के बाद में जो हुआ वो तो और भी कुछ अजीब सा ही और अनोखा एक्सपीरियंस था। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे सामने आया उसने मेरी सोच बदल दी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप के एक जो मेरे सहयोगी हैं शिवम जी, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रानी रत्नावती का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। उनकी एक जो क्लाइंट है, उन्होंने अपने पीएलआर सेशन के दौरान खुद को भानगढ़ की महारानी रत्नावती के रूप में देखा था। और जो डिटेल्स उन्होंने दी वो इतनी सटीक और जीवंत थी कि उन पर विश्वास ना करना नामुमकिन हो गया था। और अब मैं उन लोगों को सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को केवल इमेजिनेशन या कल्पना मानते हैं, क्या कोई व्यक्ति उन घटनाओं को इतनी बारीकी और सटीकता के साथ बयां कर सकता है जो सैकड़ों साल पहले घटित हुई थी, बिना कभी वहां गए और बिना कि वो कहानी सुने। अब यहाँ पे जो दो स्टोरीज है वो मैच हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो स्टोरीज बताई थी कि भानगढ़ के जब लोग किस्से सुनाते हैं तो वो कौन सी दो स्टोरीज बताते हैं। पर ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन था उसमें तो दोनों स्टोरीज मर्ज हो रही है। और ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। हाँ, ये सच है कि इंसान सैकड़ों कहानियां बना सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन फिर भी यही पर्टिकुलर कल्पना क्यों? और यही स्पेसिफिक इतने ही इमोशन के साथ और इतिहास से मेल खाती हुई डिटेल्स के साथ में? तो देखिए दोस्तों, भानगढ़ के बारे में जो भी कहानी आपने सुनी होगी वो सब टुकड़ों टुकड़ों में है। कहीं तांत्रिक सिंधिया का जिक्र है तो कहीं बालूनाथ के श्राप की बात है, कहीं रानी रत्नावती की खूबसूरती के किस्से हैं। लेकिन कभी किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। लेकिन इस पीएलआर सेशन में वो सारी कहानी, वो सारे छिपे हुए सच थे जो छुपे हुए थे वो सामने आ गए। तो जैसे जैसे आप सलोनी की इस कहानी को सुनते जाएंगे, आपको खुद ब खुद इस बात पर यकीन होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे पास की उन परतों को खोलने का एक माध्यम है जो समय में कहीं तो दब गई है। तो जब शिवम जी का मैसेज आया मेरे पास तो मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि ये बेहद दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण पीएलआर सेशन है। तो आपको ये जो सेशन है वो आपको खुद यूट्यूब पे आप शेयर क्यों नहीं करते हो? तो लेकिन उनका जवाब सुनकर मुझे और भी ज्यादा सम्मान महसूस हुआ उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने विनम्रता से मुझे कहा कि मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप ये जो सेशन है वो आपकी चैनल पे शेयर कीजिए। और उन्होंने मुझे कहा कि वो पूरा जो सेशन है वो मुझे भेज देंगे, आप अपने व्यूअर्स तक इनको पहुंचाइए। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रसिद्धि की चाह के अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को कुछ सीख मिल सके, ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सलोनी की वो अद्भुत और रहस्यमय कहानी जो आपको भानगढ़ के उस अतीत में लेकर जाएगी जहां प्यार था, खुशियां थी और फिर एक भयानक अभिशाप ने सब कुछ बदल दिया। एक लड़की जिसका नाम सलोनी है। सलोनी बड़ी ही शांत और संवेदन स्वभाव की लड़की है जो अपने परिवार में अपनी दो बहनों, दो भाइयों और माता पिता के साथ में रहती थी।
तो बचपन से ही सलोनी एक ऐसी लड़की थी जो किसी से झगड़ा नहीं करती थी, हमेशा सबकी बात सुनती थी और घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखती थी। जब सलोनी 22 वर्ष की हुई, तो उसके माता-पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी और कुछ महीनों की खोज के बाद में उनको एक लड़का मिला जिसका नाम राहुल था। देखने में राहुल और उसका परिवार बिल्कुल सामान्य और सभ्य ही लगते थे। लेकिन जब इस रिश्ते की बात परिवार और रिश्तेदारों के बीच में फैली, तो कुछ करीबी रिश्तेदारों ने सलोनी के माता-पिता को गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये लड़का और उसका परिवार जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन सलोनी के माता-पिता को लगा कि शायद वो सब बेबुनियाद बात है, अफवाहें हैं और शायद रिश्तेदारों की ईर्ष्या भी है। जब सलोनी से पूछा गया कि क्या उसे ये लड़का पसंद है, तो सलोनी के मन में कुछ संशय था। उसने कहा कि मुझे लड़का पसंद नहीं था। मेरे दिल में कहीं न कहीं एक अजीब-सी बेचैनी थी, एक अजीब-सा डर था। मैं चाहकर भी अपने माता-पिता से ये नहीं कह पा रही थी कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। और इस तरह सलोनी और राहुल की शादी हो गई। जल्द ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया और एक खूबसूरत जीवन की कल्पना लेकर वो अपने ससुराल पहुंचे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सलोनी के ससुराल वाले, खासकर उसकी जो सास थी, वो बहुत प्यार और अच्छा व्यवहार करती थी, अच्छे से पेश आती थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सलोनी की सास का असली चेहरा सामने आने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वो छोटी छोटी बातों पर टोकना उसने शुरू कर दिया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने सलोनी के गहने, कपड़े और पैसे, जो भी कुछ वो लाई थी शादी का अपना सामान, वो सारा धीरे-धीरे छीनना शुरू कर दिया। अगर कोई रिश्तेदार घर पर आता, आपको पता होगा कि जब रिश्तेदार घर पे आते हैं तो कुछ पैसे देते हैं या कुछ गिफ्ट देते हैं, खासकर नई-नई शादी हो तो तब तो खास देते हैं, तो वो भी वो सास छीन लेती थी। फिर समय के साथ में सलोनी की सास का जो व्यवहार था वो और भी क्रूर, और भी निर्दयी होता चला गया। अब वो सलोनी की मानसिक रूप से प्रताड़ना करने लगी और साथ में उसके हस्बैंड जो राहुल था, उसको भी भड़काने लगी। उसको मतलब इस तरीके से भड़काती कि इसको मारो-पीटो, ताकि उसको समझ में आ जाए कि भई इस घर में किसका राज है। तो सलोनी को लगने लगा कि उसकी सास कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि उसकी दुश्मन ही है। धीरे-धीरे सलोनी की मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वो अंदर से टूटने लगी। और जब सलोनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक बहादुरी भरा काम किया। उसने सोचा कि जो भी कुछ हो रहा है मैं अपने माता-पिता को बता देती हूँ। तो आखिरकार उसने अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सास की जो क्रूरताएँ थी और यातनाएँ अपने माता-पिता को बता दी। अब सलोनी के पिता ने तुरंत राहुल को फ़ोन किया और सख्ती से पूछा कि तुम्हारी माँ हमारी बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? राहुल कहीं न कहीं अपनी माँ की कुटिल स्वभाव को जानता तो था, लेकिन वो अपनी माँ से डरता भी था। लेकिन अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, उसकी माँ उल्टा उसी के ऊपर चिल्लाने लगी और राहुल को भी बहुत भला-बुरा कहा और धमकाया कि अगर उसने सलोनी का साथ दिया तो वो उसको भी घर से बाहर निकाल देगी। राहुल समझ गया कि उसकी माँ समझने वाली तो है नहीं और स्थिति भी बिगड़ती जा रही है, तो उसने ऐसा सोचा कि चलो थोड़े दिन सलोनी को अपने पापा के घर पे अपने पियर भेज देते हैं और जब तक वो वापस आएगी शायद तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सलोनी थोड़े दिन के लिए अपने मायके चली गई। लेकिन इस बीच सलोनी की सास ने अपना खेल और भी तेज कर दिया। वो क्या करती, वो राहुल के पीछे से कान भरने लग गई है। जो सलोनी की ननद थी, वो रोज दोनों जने मिलके जहर उगलती थी सलोनी की प्रति। कुछ समय बाद में जब सलोनी घर लौटी तो उसको लगा कि चलो ठीक है, अब उसकी जो सिचुएशन है वो शायद बेटर हो जाए। मतलब सलोनी जब वापस आई तो उसके थोड़े दिनों बाद में सलोनी की ननद भी घर पर आ गई, क्योंकि माँ बेटी दोनों ने मिलकर सलोनी के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। उसको बहुत मारा पीटा और उसको अपमानित किया। तो जब शाम को एक बार राहुल घर पे आया तो सलोनी को उम्मीद थी कि शायद पति उसका साथ देगा, उसको बचाएगा। लेकिन राहुल ने भी उसको निराश कर दिया। उसने अपनी पत्नी का, सलोनी का समर्थन करने के बदले अपनी माँ और बहन का पक्ष लिया और उससे कहा कि भई जो मेरी माँ और बहन कहेगी वैसा ही होगा घर में। धीरे-धीरे राहुल का व्यवहार भी सलोनी के प्रति बदल रहा था और जब सलोनी अपने मायके गई हुई थी तब राहुल रोज उसको फ़ोन करके किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करता रहता था। वो उसको ताने मारता, शक करता और मानसिक रूप से परेशान करता। और जब सलोनी वापस आई तो राहुल का व्यवहार पहले से भी बदतर हो गया। अब उसने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर सलोनी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो शामिल हो गया उनके साथ में और उसको लगा कि अब ये जो घर है वो रहने लायक नहीं है। और उसने आखिरकार एक दर्दनाक लेकिन जरूरी फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो हमेशा के लिए इस नरक से बाहर निकलेगी और अपने माता पिता के घर वापस चली जाएगी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सलोनी की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। रात का समय था,
घर में सन्नाटा था और राहुल गहरी नींद में सो रहा था और सलोनी भी सोने के लिए बस तैयारी कर रही थी। लेकिन उसकी नजर एक चीज पर पड़ी और सलोनी ने जब ध्यान से देखा तो उसको ये पता चला कि वो एक सिंदूर लगा हुआ नींबू था जिसमें लौंग भी गड़ी हुई थी। ये तो तंत्र मंत्र की निशानी है। ये वो चीज है जिसका इस्तेमाल किसी न किसी के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सलोनी को तुरंत समझ में आ गया कि राहुल के व्यवहार जो अचानक बदल गया था, वो नेचुरल नहीं था। कोई उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा था और कोई उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। और सलोनी को यह भी समझ में आ गया कि ये सब उसकी सास और ननद का किया धरा है। ये सारी बात उसने अपने माता पिता को बताई। उसकी माँ ने तुरंत कहा कि बेटा, जो भी चीज तुम्हें मिली है उसे तुरंत जला दो, इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दो, वरना इसका असर राहुल पे बना रहेगा। तो सलोनी ने बिना किसी समय गवाए वैसा ही किया। उसने तंत्र की वो सारी चीज आग में जला दी और राख कर दी। धीरे धीरे कुछ दिन में सलोनी ने देखा कि राहुल का व्यवहार फिर से बदलने लगा है। फिर से वो अच्छे से बात करने लगा था और वो खुश हो गई कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल की माँ को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने रखा था, उनको तो पता ही होगा कि भाई जो चीज रखी है वो वहां से चली गई है। और ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो किसी ना किसी बात को लेकर उसकी माँ ने बहुत झगड़ा किया दोनों के साथ में। राहुल को अब धीरे धीरे पता चलने लगा था, उसकी आंखें खुलने लगी थी। उसको समझ में आने लगा कि उसकी माँ का व्यवहार कितना गलत है। तो एक दिन जब सलोनी की सास ने फिर से सलोनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो इस बार राहुल ने स्टैंड लिया सलोनी का। लेकिन राहुल की जो माँ थी, वो ये बात उसको बिल्कुल पसंद में नहीं आई और दोनों को घर से निकाल दिया कि भाई मैं इस घर में तुम दोनों में से किसी को रखना नहीं चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो बस मेरी ही चलेगी। राहुल और सलोनी के पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें मजबूरन होटल में जाकर रुकना पड़ा। अगले कुछ ही दिनों में राहुल ने एक किराए का मकान ढूंढा और वो दोनों जने वहां पे शिफ्ट हो गए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। राहुल और सलोनी अपने नए घर में शांति से रहने लगे थे। कुछ हफ्तों बाद में सलोनी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। पहले तो उसको हल्की फुल्की परेशानियां होने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे बुखार आने लगा, शरीर में दर्द रहने लगा और वो बेहद कमजोर महसूस करने लगी। राहुल परेशान हो गया और उसने कई डॉक्टर्स के पास वो गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहा था कि भाई हो क्या रहा है। अब राहुल घबरा गया, तो उसने सोचा कि शायद सलोनी अपने अगर मम्मी पापा के घर पे चली जाए, उनके पास में रहे, तो वो ठीक हो जाएगी। और माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि भाई हुआ क्या है सलोनी को। और धीरे धीरे सलोनी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तब सलोनी के मम्मी पापा को ये मन में आया कि एक काम करते हैं कि क्योंकि उनको याद आया कि भाई पहले भी इसकी सास ने तंत्र मंत्र तो करवाया ही था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे किसी व्यक्ति को दिखाएं जो ये चीजें समझता है। तो सलोनी के पिताजी एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो इस फील्ड में थे। तो वो एक दिन सलोनी को उनके पास लेकर गए। तो जैसे ही साधु ने सलोनी को देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सलोनी के पिताजी को कहा कि भाई आपके बेटी पर तो बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसने ब्लैक मैजिक करवाया है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलोनी को पसंद नहीं करती, वो नफरत करती है उससे। तो ये सुनकर सलोनी के माता पिता तो स्तब्ध रह गए कि उनको तो विश्वास ही नहीं रहा कि कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आखिर सलोनी ने बिगाड़ा क्या है सास और ननद का। तो फिर उन्होंने, जो साधु थे, उन्होंने उनको कुछ ताबीज दिए और भी कुछ मंत्र या कुछ साधना करने के लिए दी होगी कि भाई रोज पढ़ा करो। और कुछ दिनों तक सलोनी को राहत मिली, लेकिन फिर से उसकी जो तबीयत थी वो फिर से खराब होने लग गई। तो सलोनी, क्योंकि अब बात ये थी कि जो सास और ननद थी वो बार बार कंटिन्यू उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा ही रही थी, तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले पा रही थी सलोनी। अब सलोनी की जिंदगी थी वो भयंकर नाइटमेयर बन गई थी। उसको खाना खाने में दिक्कत होती थी। जैसे ही वो कुछ खाने की कोशिश करती, उसको उल्टी होने लगती, गला अटक जाता, रात में नींद नहीं आती। और जब वो थोड़ी देर के लिए भी सो जाती तो वो भयानक सपने देखने लगती, काली परछाइयां, चीखती हुई आवाजें और डरावने चेहरे सपनों में आते रहते। दिन प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर होता चला जा रहा था। उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। सलोनी के जो पिताजी थे वो लगातार उसको उस साधु के पास में लेकर जा रहे थे, लेकिन सेम की सेम चीज, पैटर्न जो थी वो रिपीट हो रही थी। तो एक दिन सलोनी के जो पिताजी थे वो तंग आकर बोले कि पंडित जी, कब तक चलता रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा भी या नहीं? मेरी बेटी कभी पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी या नहीं, कि उसे जीवन भर ऐसे ही जीना पड़ेगा? तो साधु ने कहा कि देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन सलोनी पर जो आत्मा या एनर्जी है,
कोई सामान्य आत्मा नहीं है, वो बेहद पावरफुल है और डेंजरस है। और उस आत्मा के साथ में पूरा स्मशान जुड़ा हुआ है, मतलब कि वो अकेली नहीं है, बल्कि कई नेगेटिव एंटिटीज उसके साथ में है। और आपकी बेटी ठीक तो हो जाएगी, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा और लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। लेकिन सलोनी के मन में एक सवाल था कि क्या वो इतने लंबे समय तक यातना सह पाएगी? क्या वो सर्वाइव भी कर पाएगी इन सारे भयानक ब्लैक मैजिक से? और ऐसे ही दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदलते चले गए और इस तरह 4 साल गुजर गए। लेकिन सवाल बस यही था कि आखिर क्यों? क्यों सलोनी के साथ में ऐसा हो रहा है? क्या सिर्फ ये उसकी सास और ननद की करतूत थी, या इसके पीछे और भी कोई गहरा या पुराना कारण था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए शिवम जी ने सलोनी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का फैसला किया। वो शिवम जी के पास आई थी। तो आइए अब देखते हैं कि सेशन में क्या हुआ। सलोनी ने खुद को भानगढ़ की महारानी के रूप में देखा। शिवम जी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो सलोनी ने कहा, मेरा नाम रत्नावती है। मैं अभी अपने कुछ दासियों और सैनिकों के साथ में अपने राज्य में घूमने निकली हूं। हम पूरे राज्य का निरीक्षण कर रहे हैं, प्रजा को देख रहे हैं। तो शिवम जी ने फिर से उनको अपने शुरुआती जीवन में भेजने का प्रयास किया कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी। तब रत्नावती ने कहा कि मैं जैसलमेर के महल की हूँ, ये मेरा पिता का राज्य है। शिवम जी ने कहा कि अपने बारे में कुछ और बताइए। तो रत्नावती ने गर्व से कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे जैसा सुंदर इस पूरे महल में तो क्या, पूरे राज्य में कोई नहीं है। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। शिवम जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या आप तंत्र मंत्र जैसी कोई क्रिया सीखती है? क्योंकि उसका सलोनी का इस जीवन में तंत्र मंत्र से बहुत पाला है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शिवम जी को भानगढ़ के पास्ट का या स्टोरी के बारे में कुछ पता हो, इसलिए उन्होंने सलोनी स्लैश रत्नावती जो थी उससे डायरेक्ट ये सवाल पूछा। तो रत्नावती ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं तंत्र विद्या सीखती हूँ। मेरे एक तांत्रिक गुरु हैं जिनसे मैंने ये गुप्त विद्या प्राप्त की है, और ये बहुत शक्तिशाली विद्या है। तो शिवम जी ने कहा कि ठीक है, अब आगे देखिए कि क्या हो रहा है। तो अचानक रत्नावती बिल्कुल चुप हो गई। कई सेकंड तक उसने कुछ कहा नहीं, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो शिवम जी ने पूछा कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गई आप? आपको दिख क्या रहा है? तो थोड़ी देर की चुप्पी के बाद में जैसे कोई बहुत बड़ा भयानक रहस्य उजागर कर रहे हो, उस तरीके से उसने कहा कि मैंने अपने गुरु की हत्या कर दी है। तो ये सुनकर शिवम जी भी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि क्या आपने आपके ही गुरु को मार डाला? तो रत्नावती ने बताया कि मैंने गुरु को अधमरा कर दिया और उनको एक सुनसान गुफा में फेंक दिया है। और उसके बाद मैंने उस गुफा के द्वार को एक बहुत बड़े भारी पत्थर से ढक दिया है, ताकि वो बाहर ना निकल सके और किसी को उनकी आवाज भी सुनाई ना दे। तो इन्होंने पूछा कि आप ऐसा कर क्यों रही है? अपने ही गुरु को मारने का क्या मतलब है? तो रत्नावती ने बताया कि मुझे डर था कि अगर मेरे गुरु जीवित रहते तो वो किसी न किसी तरीके से शायद लोगों के सामने ये बात आ जाती कि मैंने तंत्र मंत्र जैसी गुप्त विद्या सीखी है। और एक राजकुमारी के लिए, एक महारानी, होने वाली महारानी के लिए ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। इस पे समाज में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, और इसके लिए मुझे अपने गुरु को खत्म करना पड़ा। शिवम जी ने कहा कि अच्छा, अब उस गुफा के अंदर देखिए, आपकी गुरु की मृत्यु कैसे हो रही है। तो रत्नावती ने देखा, और उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, वो पूरी कैरेक्टर में थी। बहुत बेरुखी से जवाब उन्होंने जवाब दिया, जैसे कोई पछतावा ही नहीं है उनको। वो बोल रही है कि वो भूख से, प्यास से धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, अंधेरी गुफा में अकेले, बिना किसी मदद के। और उनके अंदर से एक ही श्राप निकल रहा है। वो चिल्ला रहे हैं कि तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें भी यही दर्द भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर शिवम जी को समझ में आ गया कि सलोनी आज जो दर्द भोग रही है, उसकी जड़ें कितनी गहरी है। शिवम जी ने रत्नावती को उसके विवाह के दृश्य में भेजा। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने एक भव्य प्रतियोगिता रखी है, एक बहुत शक्तिशाली पहलवान को बुलाया गया है, और मेरे पिता ने यह घोषणा की है कि जो भी राजा इस पहलवान को कुश्ती में पराजित करेगा, उसी की शादी मेरी बेटी रत्नावती के साथ में होगी। रत्नावती ने आगे देखा कि भानगढ़ के राजा माधव सिंह ने उस पहलवान को हरा दिया है, और वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत वीर हैं, और अब मेरा विवाह माधव सिंह के साथ में तय हो गया है।
तो रत्नावती ने यह भी बताया कि राजा माधव सिंह का एक बड़ा भाई भी है, जो माधव सिंह से उम्र में बड़ा है। शादी के बाद रत्नावती भानगढ़ आई, तो उन्होंने एक राजनीतिक उलझन देखी। रत्नावती ने यह देखा कि भानगढ़ की गद्दी पे माधव सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि उनका बड़ा भाई भी था, लेकिन जो माधव सिंह के पिताजी थे, उनको माधव सिंह ज्यादा योग्य लगते थे, तो उनको राजा बनाया। और इस तरीके से उनके जो बड़े भाई थे, उसका पूरा परिवार माधव सिंह से और रत्नावती से बहुत ईर्ष्या करता। उनको लगता कि अगर इसकी शादी नहीं हुई होती तो इसे राजगद्दी नहीं मिलती। उन्होंने आगे कहा कि मेरे जेठानी यानी कि बड़े भाई की पत्नी मेरे सामने तो बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जो पीछे है वो दोनों माधव सिंह और रत्नावती के खिलाफ लोगों को और सबको भड़काती है। उन्होंने आगे देखा कि एक दिन पूजा करने के लिए वो महल के बाहर जा रही थी रत्नावती, और उनके साथ में उनकी दासियां थी। तब उन्होंने ये देखा कि पहाड़ पर एक तांत्रिक खड़ा हुआ है। उसकी निगाहें इतना दूर था, लेकिन उनको फील हो रही थी कि उसकी जो दृष्टि थी, देखने का तरीका था, वो बहुत खराब था। रत्नावती ने कहा कि मैंने उस तांत्रिक को कई बार समझाया था कि गलती मत करो। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, लेकिन वो तांत्रिक, जिसका नाम आप समझ ही गए होंगे, सिंधिया था, उसने रत्नावती पे तंत्र करने की भी कोशिश की। तो शिवम जी ने पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस तांत्रिक ने आपके ऊपर वशीकरण किया है या कर रहा है? तो रत्नावती ने जवाब दिया कि मैं भी इस विद्या के बारे में जानती हूँ, मैंने खुद तंत्र सीखा है, इसलिए मैं तुरंत ही समझ गई थी कि किसने और क्या किया है। उस वशीकरण का इफेक्ट मुझ पे लगने लगा था, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों से उसको रोक दिया। शिवम जी ने यह पूछा कि फिर आपने इसके साथ में किया क्या? तो रत्नावती ने कहा कि मैंने उसको मृत्यु दंड दिलवाया। मैंने राजा माधव सिंह को सब कुछ बता दिया, और उन्होंने आदेश दिया था कि इस तांत्रिक को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन अंतिम समय में वो जो सिंधिया था, वो ये बोल रहा था कि वो हम सबको, मतलब कि पूरे राज्य को, पूरे राज परिवार को, पूरे किले को बर्बाद होने का भयंकर श्राप दे रहा था। वो चिल्ला रहा था कि ये किला, ये राज्य खंडर हो जाएगा, तुम सबका विनाश होगा, यहाँ कोई नहीं बचेगा। और उसके बाद वो मर गया। शिवम जी ने पूछा कि और किसी ने भी भानगढ़ किले को श्राप दिया? रत्नावती ने बताया कि हाँ, एक और साधु थे, बालूनाथ। जब भानगढ़ के किले का निर्माण हो रहा था, तो उस समय साधु एक रहते थे, बालूनाथ, जिनकी कुटिया पास में ही थी। तो जैसे जैसे महल ऊंचा बनाते गए, महल की जो परछाई थी उनकी कुटिया पर पड़ने लगी, और उससे वो नाराज हो गए। उन्होंने भी भानगढ़ को खंडर होने का श्राप दिया। तो शिवम जी ने पूछा फिर क्या हुआ? क्या राजा माधव सिंह ने उन्हें मना नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं की कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी इसने कहा कि राजा माधव सिंह ने उनको और थोड़ी दूर सुंदर कुटिया बनाकर दी थी। बालूनाथ जी को वो कुटिया पसंद भी आई थी, लेकिन क्या हुआ कि वो जो बालूनाथ थे, वो भी तंत्र मंत्र जानते थे। उन्होंने राजा के सामने तो बहुत अच्छा हंस के बोला कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पीठ के पीछे उनके शिष्य भी महल के लोगों पर काला जादू करते रहते थे। बालूनाथ जो थे वो काली विद्याओं में पारंगत थे, और उनके अंदर जो क्रोध की भावना राजा के प्रति थी, वो उनके सारे शिष्यों में भी थी। तो ये सब लोग मिलकर भानगढ़ को खंडर करने के लिए कई तरह की नकारात्मक शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा, ताकि वो अपने गुरु का अपमान जो था राजा के द्वारा किया गया था, जो कि असली में ऐसे अपमान था नहीं, लेकिन उनको बस बदला लेना था। अब रत्नावती ने आगे देखा कि उन सब चीजों के चलते माधव सिंह का जो बड़ा भाई था, जो बड़ा होकर भी राजा नहीं बन पाया था, वो अपने भाई के प्रति लगातार कुटिल रणनीतियां रचता ही रहता था। किसी तरीके से उसका बस एक ही लक्ष्य था कि उसको राजगद्दी से हटाया जाए। रत्नावती ने बताया कि वो बड़ा भाई सारी प्रजा को अंदर ही अंदर भड़काता रहता है। राजा माधव सिंह ने जो भी पैसा या संसाधन प्रजा की सेवा के लिए वो जब देते हैं, तो उनका बड़ा भाई जो था वो बीच में ही उनको गायब कर देता था। प्रजा को किसी भी लाभ से वंचित रखा जाता था, जिससे प्रजा गरीबी और दुख में जीती, और इन सबका दोष राजा माधव सिंह पर आ जाता। प्रजा के अंदर राजा माधव सिंह के लिए बहुत क्रोध पनपने लगा। कोई भी राजा रानी को पसंद ही नहीं करता था। वो कहती हैं कि अब हम अकेले पड़ गए हैं। अब रत्नावती ने सबसे दर्दनाक दृश्य देखा। माधव सिंह के भाई ने आगे चलकर अपने बगल का जो राज्य था, अजबगढ़, उसके साथ में कूटनीतिक चाल चलकर गुप्त रूप से युद्ध की पूरी साजिश रच ली। गद्दी के लालच में उसने पूरे राज्य में कत्लेआम मचवा दिया। रत्नावती की आवाज में अब दर्द था कि मेरी मृत्यु युद्ध लड़ते लड़ते हो गई। युद्ध में राज्य का कोई नहीं बचा, सब मारे गए। पूरा भानगढ़ खंडर हो गया।
लेकिन रत्नावती ने ये भी बताया कि उनके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ ये भी आया था। उन्होंने कहा था कि महल में कुछ समय के बाद में मैं अपनी एक दासी के प्रभाव से कृष्ण भक्त बन गई थी। मैंने अपनी सारी तंत्र मंत्र की क्रियाओं को छोड़ दिया था और अपना आधा जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया हुआ है। मैंने अपनी उसी दासी को अपना गुरु भी बना लिया था। उस भक्ति के दौरान मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए थे। ये पीएलआर सेशन बेहद रिवीलिंग था। इसमें ना सिर्फ सलोनी के पास्ट लाइफ को उजागर किया बल्कि ये भी समझाया कि क्यों आज भी वो इतनी यातना झेल रही है। उसके गुरु का श्राप, तांत्रिक सिंधिया का श्राप, बालूनाथ और उसके शिष्यों की जो नकारात्मक एनर्जी थी, ये सब आज भी सलोनी को प्रभावित कर रही है। लेकिन सवाल ये था कि क्या अब उसे ये यातना से छुटकारा मिलेगा? अब हम रिश्तों का चक्र देखते हैं। जब शिवम जी ने सलोनी के पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बीच में कनेक्शन को और गहराई से एक्सप्लोर किया, अब एक पूरा कार्मिक साइकिल था ये, जहां पुराने रिश्ते, पुरानी ईर्ष्या और बदले की जो आग थी वो आज भी जारी थी। शिवम जी ने पूछा कि आपके इस जीवन के लोग आपके पिछले जीवन में कौन कौन थे? तो ये जवाब मिला कि जो सलोनी की सास है, जो इस जीवन में उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पूर्व जीवन की वही जेठानी थी, जो रत्नावती से ईर्ष्या करती थी, जो चाहती थी कि राज्य की गद्दी उसके पति को मिले। अब बात आती है सलोनी की ननद और नंदोई, दोनों को देखा। अच्छा, ये जो दोनों थे, वो पूर्व जीवन में जो वो जेठानी थी, जो आज सास है, उनके बेटा और बहू थे। तो वो दोनों तब भी रत्नावती के खिलाफ थे और आज भी वही नफरत जारी है। सोलोनी का पति राहुल, जो आज उसका पति है, लेकिन पिछले जीवन में महारानी रत्नावती का एक नौकर था। शायद इसलिए इस जीवन में भी वो सलोनी के साथ उतना सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर पाया और अपनी माँ के दबाव में आसानी से आ गया। सोलोनी की जो बहन है, जो इस जीवन में उसकी बहन है, वो पूर्व जीवन में महारानी रत्नावती की वो दासी थी जिसने उन्हें कृष्ण भक्ति की राह दिखाई थी। इस जीवन में भी वो सलोनी की सबसे करीब है, उसकी बहन, और उसको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, उसको सपोर्ट करती है। सलोनी के दो भाई, जो इस जीवन में उसके भाई हैं, उन्हें सलोनी ने पिछले जीवन में भानगढ़ के दो मंत्रियों के रूप में देखा। वो उस समय भी रत्नावती के विश्वास पात्र थे। सलोनी की जो माता है, वो पिछले जन्म में और कोई नहीं बल्कि राजा माधव सिंह थे, महारानी रत्नावती के पति, जो आज भी सलोनी को इतना ही प्यार और प्रोटेक्शन देती है। सलोनी के पिता उस जीवन में महारानी रत्नावती के नौकर थे, लेकिन वफादार थे, भरोसेमंद, जो आज भी सलोनी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जो इस जीवन में सलोनी की मौसी है, वो पूर्व जीवन में राजा माधव सिंह का बड़ा भाई, जिसने गद्दी की लालच में पूरे राज्य को बर्बाद किया था। सलोनी के फूफा, जो पूर्व जीवन में अजबगढ़ का वो राजा था जिसने भानगढ़ पर हमला किया था और पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया था। ये देखकर साफ हो गया था कि कोई साधारण फैमिली ड्रामा नहीं था ये सदियों पुराने कार्मिक बॉन्ड्स का एक बहुत जटिल जाल था। यहाँ मतलब कि सारे लोग अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे और मेरे ख्याल से तो कई जन्मों से हो रहे होंगे। जब शिवम जी ने सलोनी को हीलिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने का फैसला किया, तो उन्होंने कहा, अब मैं आपको अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास लेकर जा रहा हूँ। यहाँ आपको आपके जीवन के सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और आप हील भी होंगे। जैसे ही सलोनी अपने स्पिरिचुअल गाइड की तरफ बढ़ने लगी, कुछ अजीब सा हुआ। सलोनी रुक गई, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसको रोक रही थी। तो शिवम जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे आगे जाना क्यों बंद कर दिया? तब सलोनी ने कहा कि कोई है जो मुझे रोक रहा है, मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। शिवम जी समझ गए कि ये वो नेगेटिव एंटिटी है जो सलोनी को 4 सालों से परेशान कर रही थी। वो प्रेत आत्मा न तो सामने आ रही थी और ना ही सलोनी जी को अपने स्पिरिट गाइड के पास में जाने दे रही थी। उसको पता था कि वो वहां जाएगी तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। शिवम जी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करते हुए उस एंटिटी को एक डिवाइन चेन में बांध दिया और जोर से खींच कर सामने बुलाया। तो ये जो एंटिटी थी आखिरकार सामने आई, लेकिन आते ही वो शिवम जी को धमकी देने लगी। उसकी आवाज में गुस्सा था, अहंकार था कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं बहुत पावरफुल हूं। लेकिन शिवम जी ने शांति से, बहुत प्यार से उस एंटिटी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो तुम भी एक आत्मा हो, तुम्हें भी शांति की जरूरत है, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह किसी को परेशान करके तुम्हें मिल क्या रहा है? तुम सिर्फ अपने आप को नीचे गिरा रहे हो। लेकिन वो एंटिटी मान ही नहीं रही थी। उसको लगा था कि भाई इतने दिनों से इन लोगों ने, इतने पंडितों ने, इतने तांत्रिकों ने जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये क्या बिगाड़ लेगा। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि बार बार समझाने पर भी वो मान नहीं रहा था। तो शिवम जी ने उसको डिवाइन चेन में बांध कर रखा और उसकी मर्जी के बिना हायर स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उसको मुक्त कर दिया। उसे उस डायमेंशन से निकालकर उसे जहां होना चाहिए था वहां भेज दिया।
अब शिवम जी ने पूछा कि ये एंटिटी कौन थी, तो पता चला कि ये वही तांत्रिक सिंधिया था, वही जिसने महारानी रत्नावती पर वशीकरण करने की कोशिश की थी और जिसको पहाड़ से फेंक कर मार दिया गया था। उसका श्राप आज भी एक आत्मा बनकर सलोनी को परेशान कर रहा है, सोचिए। फिर जब शिवम जी ने सलोनी से पूछा कि आपकी एनर्जी कैसी है, तो सलोनी ने कहा कि नहीं, अभी भी कुछ मुझे भारीपन लग रहा है, मेरी एनर्जी अभी भी थोड़ी सी दूषित लग रही है। तब शिवम जी को लगा कि शायद हो सकता है और कोई एंटिटी भी हो, क्योंकि इतना सारा ब्लैक मैजिक करवाया गया था, हो सकता है। और वो उन्होंने भी कहा था, वो गुरु ने, कि भाई ज्यादा एंटिटीज हैं। तो उन्होंने फिर से चेन से बंधवा कर उसको बुलवाया, उस एंटिटी को। और ये एंटिटी और भी ज्यादा पावरफुल और डार्क थी। जब इसकी पहचान हुई तो पता चला। मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, आप सोचिए कि ये जो दूसरी एंटिटी होगी वो कौन था। वो सलोनी के वही गुरु थे, रत्नावती के, जिसको रत्नावती ने मार दिया था, इस डर में कि किसी को पता ना चल जाए कि उसने तंत्र सीखा है। तड़पा तड़पा कर मारा था। उस एंटिटी ने कहा कि मैंने इसके शरीर के अंग अंग में रोग उत्पन्न किए हैं। जिस तरह से मैं तड़पता था, भूखा प्यासा मरा था, इसे भी मैं ऐसे ही तड़पा के मारूंगा। इसे खाना नहीं खाने दिया मैंने, इसे नींद नहीं आने दी और इसे हर तरीके से परेशान किया। तो शिवम जी ने फिर से समझाया कि भाई छोड़ दो अब, मतलब हो गया जो हो गया वो अब। तो वो एंटिटी ने, उन्होंने भी नहीं माना, तो शिवम जी ने फिर से उसको चेन में बांधकर मुक्त कर दिया और जहां उसे वहां भेज दिया जहां पे उस जो आत्मा थी उसकी हीलिंग हो पाए। अब जब दोनों नेगेटिव एंटिटीज को मुक्त कर दिया गया, तब शिवम जी ने सलोनी के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया और जो दृश्य सामने आया वो बहुत अद्भुत था। ये सलोनी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर झूले पे बैठे हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए, और वो सलोनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शिवम जी ने कहा कि इनके चरण कमल पकड़िए और इन्हें प्रणाम कीजिए। सलोनी ने वैसा ही किया और उसने कहा कि प्रभु, जिन आत्माओं को हमने मुक्त किया है, क्या हमने सही किया? क्या ये सब ठीक हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, सब मैंने ही करवाया है। सब मेरी योजना के अनुसार ही चल रहा है। तुम कई जन्मों से मेरी भक्त हो। तुम्हारा कार्मिक डेट अब इन सभी आत्माओं के साथ में बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा हिसाब बहुत जल्दी, बहुत कम समय में चुकवा दिया। तुमने जो भी दुख झेले वो तुम्हारे कर्मा को बर्न करने के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन अब तुम फ्री हो। ये सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, राहत के आंसू, ग्रेटिट्यूड के आंसू। फिर शिवम जी ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि प्रभु, सलोनी की सास उसे इतना क्यों परेशान कर रही है? इस जन्म में भी वो इसको चैन से क्यों नहीं जीने दे रही? तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम अपने पूर्व जीवन में महारानी बन गई थी। उस जेठानी को ऐसा लगता था कि तुमने उसका हक छीन लिया है। राजगद्दी जो थी उसके पति को मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे आने से, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारी योग्यता से उसका सपना टूट गया था। और तुमने भी अपने तंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पति को राजगद्दी दिलवाई थी। ये भी एक कारण है उसकी नफरत का। इसलिए उसने इस जीवन में तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया। ये उसका बदला था। फिर शिवम जी ने भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट की कि वो सलोनी को हील करे और उसको प्रोटेक्शन दे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी डिवाइन एनर्जी से सलोनी को पूरी तरीके से हील किया। उसके शरीर के हर अंग से, हर सेल से नेगेटिव एनर्जी को निकाला गया और फिर उन्होंने सलोनी को एक डिवाइन कवच भी दिया, एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड जो सलोनी के चारों ओर हमेशा रहेगा। भगवान ने कहा कि ये कवच तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और अब जीवन में फिर कभी किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी तुम पर काम नहीं करेगी। तुम पूरी तरीके से सेफ हो। शिवम जी ने कहा कि वो जो दो तांत्रिक जो हैं, जिनके पास में जाकर शिवम जी की सास इन पे वो ब्लैक मैजिक करवाती, वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि वो बालूनाथ के शिष्य हैं, जो अपने पिछले जीवन का क्रोध इस तरह निकाल रहे हैं। उनके गुरु बालूनाथ थे, जिसने भानगढ़ को श्राप दिया था, और उनके जो शिष्य हैं वो आज भी वही काम कर रहे हैं, रत्नावती को परेशान करना। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। सलोनी को पूरी क्लैरिटी मिल गई है और उसके साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, उसे डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिल गया था, उसको अपने कर्मा से मुक्ति भी मिल गई थी। पीएलआर सेशन के बाद में जब सलोनी सेशन से बाहर आई तो एक अलग ही इंसान लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरे पर शांति थी। धीरे धीरे आने वाले दिनों में और हफ्तों में सलोनी की सेहत में भी सुधार होने लगा, खाने पीने लगी, नींद उसको ठीक से आने लगी। तो ये था सलोनी का जर्नी।
एक ऐसी जर्नी जो सदियों पुराने कर्मा से शुरू हुई थी और आज इस पीएलआर सेशन के माध्यम से अपने अंत तक पहुंचा। तो दोस्तों, सलोनी की ये कहानी हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाती है कि जो कार्मिक कनेक्शन है वो रियल है। हमारे रिश्ते, हमारी परेशानियां, हमारे अनुभव, ये सब पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है, जो चीज मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाती, जो ना जवाब दे पाती है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग उसका रास्ता दिखाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये पीएलआर जो सेशन है वो कहानी कैसी लगी। देखिए, मैं फिर से ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सेशंस हैं, ये जो स्टोरीज हम लोग शेयर करते हैं, वो हमारे मन से बनाई हुई नहीं होती है। जब क्लाइंट्स हमारे जो आते हैं वो ट्रांस में जाते हैं, उनका वो लोग जो बोलते हैं उसको बस अच्छा और सही ढंग से प्रस्तुत करने लायक बना के हम आपके सामने ये सारी स्टोरीज नरेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज आपके जैसे जो दूसरे लोग हैं जिनको शायद ये स्टोरी में इंटरेस्ट हो, उनके साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पूरा भानगढ़ का, रत्नावती का किस्सा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज में और लेके आने वाली हूँ। और सबसे जरूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स।